तो दोस्तों, स्कूल में अचानक कुछ लड़के इजुमी के पास आते हैं और कहते हैं, यो इजुमी, आज स्कूल के बाद कराओके चलते हैं। इजुमी थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, अचानक ये लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर उसके दोस्त असली वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि सेरीन हाई स्कूल की लड़कियां भी आने वाली हैं, इसीलिए ये सिर्फ कराओके नहीं बल्कि एक मिक्सर यानी बॉयज और गर्ल्स की मीटिंग है। लेकिन ये सुनकर इजुमी अपने दोस्तों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग सच में बेवकूफ हो, सिर्फ लड़कियों से मिलने के लिए इतना परेशान हो रहे हो। फिर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, अगर मैं इस मिक्सर में गया तो सारी लड़कियां सिर्फ मेरे पीछे पड़ जाएंगी, तुम लोगों के लिए तो कोई बचेगी ही नहीं। उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके दोस्त बस उसे घूरने लगते हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उनमें से एक कहता है, भाई, तू तो सच में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अब इजुमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्म से लाल पड़ जाता है। वो कहता है, अरे यार, कोई तो मेरी बात का जवाब दो, वरना ऐसा लगेगा कि मैं अकेला ही बेवकूफ बन गया। लेकिन उसके दोस्त उसे और चिढ़ाने लगते हैं। तभी क्लास का माहौल अचानक बदल जाता है। दरवाजे से एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। उसका नाम है अमाने अमासाकी। वो मुस्कुराते हुए इजुमी को गुड मॉर्निंग बोलती है और अपनी दोस्त से गले मिलती है। बातों बातों में पता चलता है कि अमाने कुछ समय के लिए अमेरिका के लॉस एंजलिस गई थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो नई चीजें सीखे और अपना अनुभव बढ़ाए। इतना ही नहीं, वो सबके लिए विदेश से छोटे छोटे गिफ्ट भी लेकर आई थी। जब कोई उससे पूछता है कि आज तो पहला पीरियड टेस्ट है, तैयारी कब की, तो अमानी हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। ये सुनकर पूरी क्लास उसकी तारीफ करने लगती है। आखिर अमाने सिर्फ पढ़ाई में टॉपर ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल मॉडल, फैशन लीडर और क्लास की सबसे लोकप्रिय लड़की भी है। यानी इस स्कूल में उसकी इमेज एक परफेक्ट स्टूडेंट की है। दोस्तों, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। अमानी की दोस्त उसे घर चलने के लिए बुलाने आती है। लेकिन जैसे ही वो क्लास के अंदर झांकती है, उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाती है। अमाने फिर से इजुमी के साथ बैठकर पढ़ाई करवा रही थी। दोस्त मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या फिर से स्टडी सेशन चल रहा है? अमानी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ, बस थोड़ा सा। लेकिन उसकी दोस्त को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो इजुमी की तरफ देखकर कहती है, इजुमी, तुम्हें पता है ना, अम्मा ने तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ाती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे नंबर मुश्किल से पास होने लायक आते हैं। ये सुनकर इजुमी भी पीछे नहीं हटता। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है, तुम बस देखती जाओ, इस बार मैं ऐसा रिजल्ट लाऊंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। उधर अम्मा ने तुरंत बात संभालते हुए हंसकर बोलती है, सॉरी, अगली बार और अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर वो अपनी दोस्त से कहती है, असल में इजुमी भी बहुत मेहनत करता है, इसलिए मुझे उस पर थोड़ा तरस आ जाता है। उसकी दोस्त बस एक लंबी सांस लेकर कहती है, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन इजुमी की वजह से खुद को ज्यादा परेशान मत किया करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब क्लास में सिर्फ अमाने और इजुमी रह जाते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच पूरी खामोशी छाई रहती है। फिर अचानक, धड़ाम, अमाने अपनी सीट से उठकर सीधे इजुमी के सामने झुक जाती है। हाथ जोड़कर जोर से कहती है, मुझे माफ कर दो। इजुमी पूरी तरह घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, अमा ने फिर बोलती है, प्लीज मुझे पढ़ना सिखा दो। ये सुनकर इजुमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी कुछ देर पहले तक पूरी क्लास उसे एक परफेक्ट स्टूडेंट समझ रही थी, लेकिन अब वही टॉपर लड़की उससे पढ़ाई सिखाने की भीख मांग रही थी। इजुमी गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, कम से कम ये टॉपर स्टूडेंट होने का नाटक तो बंद कर दो। तभी हमें समझ आता है कि अमाने की असली परेशानी कुछ और ही है। से पॉपुलर मॉडल अमाने असल में पढ़ाई में बहुत कमजोर है और यूमी से सीक्रेटली ट्यूशन लेती है। अमाने हाथ जोड़कर यूमी को थैंक यू कहती है। यूमी उसे पिछले दिनों के नोट्स देता है और बताता है कि अमाने अपने मॉडलिंग काम में इतनी बिजी रहती है कि उसके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। पिछले समर तो वो फेल होने की कगार पर थी। एहुमी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी खुद की गलती है, जब तुम्हारे थोड़े अच्छे मार्क्स आए तो तुम हवा में उड़ने लगी और सबके सामने कह दिया कि मैं सबको पठाऊंगी, अब तुम अपनी बात से पीछे भी नहीं हट सकती। अमाने रोते हुए कहती है, "हम्म, जब सबने मुझसे पूछा तो मैं मना ही नहीं कर पाई।" लेकिन एहुमी जानता है कि अमाने भले ही दिखावा करती हो, पर वो अपनी बिजी लाइफ के बीच भी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती है और बहुत मेहनत करती है। तभी स्कूल का घंटा बजता है, जिसका मतलब था कि आज की पढ़ाई खत्म हो गई है। एहुमी अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। अमाने उसे देखती है और पूछती है, हे इहुमी ची, वैसे तुम खुद इतने होशियार हो, पर सबके सामने डम्बा बेवकूफ होने का नाटक क्यों करते हो? इस पर इठूमी बहुत ही गहरा और कूल जवाब देता है। वो कहता है, जब दुनिया को आपसे कोई उम्मीद नहीं होती तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जब तुम कोशिश करती हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते ही हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देखना ही काफी है। इहुमी की यह बात सीधे अमाने के दिल पर लगती है। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं।
जैसे ही इहुमी क्लास का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, अमाने अचानक पीछे से भागकर आती है और इहुमी का हाथ या कोट पकड़ लेती है। इहुमी चौंक कर पीछे देखता है। अमाने का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपनी आंखें बंद करती है और बेहद इमोशनल होकर कहती है, प्लीज किसी को मत बताना कि तुम मुझे पटाते हो, ओके? दुनिया के सामने मैं अपनी ये कमजोर साइड किसी को नहीं दिखाना चाहती। मैं अपनी ये साइड सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखा सकती हूँ, इहुमी ची। ये एक बेहद ही प्यारा और रोमांटिक मोमेंट था, जहाँ एक बड़ी सेलिब्रिटी मॉडल ने एक आम लड़के के सामने अपने दिल की बात रख दी थी। इहुमी अमाने की आंखों में देखता है, मुस्कुराता है और बहुत ही प्यार से कहता है, हाँ, मुझे पता है। अमाने राहत की सांस लेती है और शर्माते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो कहती है, ओ, ओके, बस यही कहना था, और वो चला जाता है। इहुमी के जाते ही क्लासरूम में अमाने का पागलपन शुरू हो जाता है। वो इहुमी के दिए हुए उस सीक्रेट नोटबुक को अपने सीने से लगा लेती है और उसका चेहरा शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो अपनी बेंच पर बैठे बैठे हवा में पैर मारने लगती है और खुशी के मारे चिल्लाती है, माइक्राइंड, जूमी, जी तुम तो पक्का मुझे पसंद करते हो। अमाने सोचने लगती है कि कोई भी लड़का सिर्फ एक दोस्त के लिए इतनी मेहनत कभी नहीं करेगा, वो भी तब जब उसे खुद कोई फायदा ना हो। अमाने के दिमाग में घंटी बजती है, इसका मतलब ये म्यूचुअल लव है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो सोचने लगती है कि अगर उनमें से किसी एक ने भी प्रपोज कर दिया तो वो दोनों तुरंत एक कपल बन जाएंगे। लेकिन तभी उसे डर लगने लगता है। वो सोचती है, पर यार, मैं आज तक किसी भी लड़के के साथ डेट पर नहीं गई हूँ। अगर हम कपल बन गए और चीजें अजीब हो गई तो? वो घबराकर टेबल पर हाथ मारती है और खुद को दिलासा देती है, हाँ, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इहुमी ची का असली चार्म सिर्फ मुझे ही तो पता है। पर अगले ही पल वो चिढ़कर अपने बाल नोचने लगती है, क्योंकि वो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। स्कूल की सबसे पॉपुलर मॉडल अमाने अमासाकी का सच सामने आता है। वह असल में पिछले 6 महीनों से सीधे साधे इहुमी को सीक्रेटली पसंद करती आ रही है। अकेले में उसका सारा एटीट्यूड खत्म हो जाता है और वह इहुमी के सामने एक भोली और नादान लड़की बने जाती है। स्कूल के स्टेज पर एंट्री होती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हाकुआ शिरागिकू की। हाकुआ इतनी शांत और सीरियस रहती है कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। वो माइक पर कहती है, कृपया सभी शांत हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अगले महीने स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है। बीच में खड़ा इहुमी बस उसे देखता रह जाता है। भाषण खत्म करके जब हाकुआ पोडियम से उतरती है तो वो बीच में इहुमी को देखकर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान देती है, जिसे देखकर इहुमी सोच में पड़ जाता है। स्कूल में हाकुआ को सब आइस प्रिंसेस कहते हैं, क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन असली झटका तो स्कूल के बाद लगता है। रात होती है और इहुमी अपने अपार्टमेंट के रूम नंबर 301 में थकाहारा पहुंचता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है, मैं घर आ गया हूँ, तो अंदर से एक बेहद खूबसूरत आवाज आती है, घर वापस आने पर आपका स्वागत है इहुमी कुन। सामने और कोई नहीं, बल्कि वही स्कूल की आइस प्रिंसेस हाकुआ शिरागिकू थी। वो एप्रन पहने हुए किचन में इहुमी के लिए खाना बना रही होती है। वो बड़े प्यार से पूछती है, क्या आप डिनर करना चाहते हैं? इचुमी उसे देखकर मन ही मन सोचता है, ये स्कूल की आइस प्रिंसेस है ना? अब इहुमी हमें दोनों का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। हाकुआ उसकी सीनियर है और उसी के अपार्टमेंट परिसर में पठोस में रहती है। वो अक्सर इहुमी के घर आकर उसके लिए डिनर बनाती है, लेकिन बात सिर्फ पठोसी होने की नहीं है। दरअसल इन दोनों के परिवार बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं और ये दोनों अपने अपने परिवारों के इकलौते वारिस हैं। इहुमी खुलासा करता है कि उनके माता पिता ने बचपन में ही उन दोनों की शादी तय कर दी थी। हालांकि इहुमी बात को संभालते हुए कहता है, या कम से कम हम पहले मंगेतर हुआ करते थे। इहुमी हमें बताता है कि क्योंकि वह अब अपने परिवार का वारिस नहीं रहा, इसलिए राजनीतिक कारणों से तय हुआ यह रिश्ता टूट चुका है और हाकुआ अब सिर्फ उसकी फॉर्मर फियांसे है। इहुमी को लगता था कि अब उनके बीच सब कुछ नॉर्मल और दूर दूर वाला होगा, पर वो बिल्कुल गलत था। इहुमी जैसे ही कमरे में कदम रखता है, हाकुआ अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मम। इससे पहले कि इहुमी कुछ समझ पाता, हाकुआ उसे कसकर गले लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल में किसी से बात न करने वाली आइस प्रिंसेस घर पर इहुमी को एक बर्दाश्त वेलकम होम हग दे रही है। इहुमी शर्माते हुए हकबक्का जाता है और कहता है, अरे शिरागिको सेनपाई, मैं घर आ गया हूँ। हाकुआ खाना परोसती है, लेकिन वो इहुमी के इतने करीब आकर बैठ जाती है कि इहुमी के पसीने छूटने लगते हैं। उसका ध्यान खाने से ज्यादा हाकुआ की मौजूदगी पर चला जाता है और वो मन ही मन चिल्लाता है, भाई साहब, इसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। इहुमी तुरंत अपने दिमाग को शांत करता है और हाकुआ को थोड़ा पीछे धकेलते हुए कहता है, नहीं नहीं, खुद पर काबू रखो इहुमी। अच्छा सेनपाई, चलो खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं, ठीक है? इസുमी समझ जाता है कि प्राइवेट में इस लड़की का पर्सनल स्पेस और दूरी बनाए रखने का सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। खाना खाते समय इहुमी थोड़ा झिझकते हुए हाकुआ से कहता है, हमेशा इस तरह आपको परेशान करने के लिए सॉरी। हाकुआ मुस्कुराकर कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरे खी, मैं वैसे भी अपने लिए खाना बना ही रही थी। और वैसे भी बड़ी बहनें तो स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाइयों को बिगाड़ना चाहती हैं, है ना? लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है,
हाकुआ का असली रूप बाहर आता है। वो अपना मुंह फुला लेती है और नखरे दिखाते हुए पूछती है, तो मेरे खाने के बारे में कुछ कहना नहीं है क्या? एहुमी तुरंत बात संभालते हुए कहता है, आह, खाना सच में बहुत टेस्टी था। पर हाकुआ इतने से मानने वाली नहीं थी। वो अपनी आंखें छोटी करके पूछती है, और कितना टेस्टी था? बिल्कुल सच, सच बताओ। एहुमी पसीना पसीना होकर अपनी आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, दू दुनिया में सबसे बेस्ट। दुनिया में सबसे बेस्ट सुनते ही हाकुआ के ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है। वो खुशी के मारे पागल हो जाती है और कमरे से बाहर जाने लगता दरवाजे को जोर से बंद कर देती है और चिल्ला कर कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए हर रोज खाना बनाऊंगी। इजुमी घबरा कर हाथ जोड़ लेता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे बुरा लगेगा। लेकिन जब वो किचन की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हाकुआ ने आज ही एक बहुत बड़े पतीले में ढेर सारा बीफ स्ट्यू बना रखा था। हाकुआ कमरे से बाहर जाती है। हकुआ का मासूम चेहरा अचानक एक शातिर विलेन जैसा हो जाता है। वो अपनी गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। ओह हाँ, आज एक और बड़ी जीत हुई। और फिर शुरू होता है हाकुआ के मास्टर प्लान का खुलासा। हाकुआ मन ही मन सोचती है, इसे कहते हैं मेरी लाइव इन वाइफ स्ट्रेटेजी। दरअसल हाकुआ ने इजुमी के करीब रहने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ जाकर बहुत जुगाड़ लगाकर ठीक इजुमी के बाजू वाला कमरा किराए पर लिया था। यहाँ तक कि उसके पास इजुमी के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी भी है। उसका प्लान साफ है, इजुमी की लाइफ पर पूरी तरह कब्जा कर लो ताकि कोई दूसरी लड़की उनकी लाइफ में कदम न रख सके। हाकुआ मिडिल स्कूल के दिनों को याद करती है, जब इजुमी पहला ऐसा लड़का था जिसने उसे किसी बड़ी कंपनी की वारिस के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक आम लड़की की तरह देखा था। हालांकि जब से इजुमी ने अपनी पोजीशन खोई, दोनों के बीच चीजें मुश्किल हो गईं। पर हाकुआ का प्यार कम नहीं हुआ। वो मुट्ठी भींचकर फिस्ट क्लेंच कहती है, इजुमी कुन, तुम जानबूझकर सबके सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। पर मैं अकेली हूँ जो तुम्हें समझती है। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। हाकुआ इजुमी को पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से एक तरफा प्यार कर रही है। अगले दिन क्लासरूम में लंच टाइम में इजुमी जब अपना बेम्बू बॉक्स खोलता है तो वो मन ही मन हाकुआ सेनपाई को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो रोज चुपके से उसके लिए लंच बनाती है। इजुमी जैसे ही खाने के लिए हाथ जोड़ता है, अचानक क्लास के बाहर से एक जोर बार चिल्लाने की आवाज आती है, इनोरी के पास मत आना। इजुमी बाहर जाकर देखता है तो उसका दोस्त सातो जमीन पर गिरा हुआ है। सातो के सामने 2 फर्स्ट ईयर की लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक थी हारुका सुगा, जो गुस्से में चिल्लाती है, एक गंदी और थड़की शक्ल वाला आदमी हमारी इनोरी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसे सबक सिखा दिया। उसके पीछे खड़ी मासूम लड़की थी इनोरी डोमोतो, जो डरकर हेल्प मांग रही थी। इजुमी इन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल ये दोनों फर्स्ट ईयर की जूनियर होने के बावजूद पूरे स्कूल में पहले से ही बहुत फेमस हैं। इनोरी डोमोतो इसे सब लिटिल एंजल कहते हैं, क्योंकि इसके पास लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला एक जादुई और गहरा ऑरा है। हारुका सुगा इसे सब द लिटिल डेगल कहते हैं, क्योंकि ये एक पागल कुत्ते की तरह इनोरी की रक्षा करने के लिए किसी को भी काट खाने या लात मारने को तैयार रहती है। इजुमी गहरी सांस लेकर सोचता है कि किस्मत के खेल के कारण ये दोनों अजीब लड़कियां उसके ही स्कूल क्लब की जूनियर्स हैं। इनोरी बड़े प्यार से इजुमी से पूछती है, सेनपाई, हम बस ये सोच रहे थे कि क्या आज हमारा क्लब खुला है। इजुमी कहता है, हाँ बिल्कुल खुला है, तुम लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज डीएम भी कर सकती थी। तभी इनोरी मुस्कुराकर कहती है, वैसे सेनपाई, क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने आपको रेकमेंड की थी? इजुमी जैसे ही कहता है, हाँ मैंने खरीदी तो थी, पर अभी तक पढ़ नहीं पाया। वैसे ही हारू बीच में आकर एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। हारू अपनी डरावनी आंखों से इजुमी को घूरती है और कहती है, हारू सेनपाई, प्लीज इनोरी के साथ इतना घुलने मिलने की कोशिश मत करो। और इनोरी, तुम्हारा काम हो गया ना, चलो यहां से। इजुमी का चेहरा केला पड़ जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है, अरे रुको तो, बस इतना कहना चाहता था कि मैंने किताब खरीद ली है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। इसके बाद स्कूल की घंटी बजती है, टिंग डाउन, और सब लाइब्रेरी ड्रेप रूम यानी लिटरेचर क्लब में इकट्ठा होते हैं। इजुमी बताता है कि सीनियर्स के पास आउट होने के बाद वो इस क्लब का अकेला मेंबर बचा था और इसे बंद करने वाला था, लेकिन तभी इन दोनों लड़कियों ने एंट्री मार ली।
क्लब में इनोरी तो हमेशा की तरह ध्यान लगाकर किताब पढ़ रही होती है, लेकिन उसके बाजू में बैठी हारू, वो तो किताब के पीछे छुपकर लगातार अपने फोन में गेम खेल रही होती है। इजुमी उसे गेम खेलते देख लेता है तो हारू चिढ़कर कहती है, सेनपाई, मुझे अपनी उन ठरकी आंखों से मत देखो। इजुमी अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, यार ये तो सरासर इल्जाम है। वैसे मुझे समझ आ गया है कि इस लड़की का लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने का एकमात्र मकसद सिर्फ इनोरी को लड़कों से बचाना है। इसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हारू अचानक बोल देती है, अपराधी छोटी धन है। इजुमी शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में उसकी छोटी बहन ऐसा करेगी। वो जल्दी से नॉवेल खोलकर कंफर्म करता है। फिर पता चलता है कि हारू ने फेक स्पॉइलर दिया था। इजुमी गुस्से में बोलता है, फेक स्पॉइलर भी होता है, मुझे डराओ मत। इजुमी हारू को चिढ़ाने के लिए उसके और करीब आ जाता है। वो कहता है, अरे तुम अपनी इस हरकत से जानबूझकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो ना। तुम सच में कभी ईमानदार नहीं हो सकती। और ऐसे कहते ही इजुमी आगे बढ़ता है और बहुत ही कूल अंदाज में हारू की खुड्डी को ऊपर उठाता है। इस अचानक विनय टच से हारू का पूरा सिस्टम हिल जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पूरी तरह घबराकर हकलाने लगती है, आ वाह वाह। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को कसकर भींच लेती है। इजुमी दोबारा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, हे तुम अगर हमेशा ऐसा बर्ताव करोगी ना तो कोई भी तुम्हें आसानी से डरा देगा। इजुमी की इस ओवर स्मार्ट एक्टिंग पर हारू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी किताब उठाती है और पूरी ताकत से इजुमी के मुंह पर दे मारती है और चिल्लाती है, ओए थड़की, जाकर मर जाओ। पर वो इनोरी का हाथ पकड़कर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से भाग जाती है। इजुमी अपना मुंह पकड़कर रोने लगता है, आउच। यार मैं तो बस थोड़ा फूल बनने की कोशिश कर रहा था, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी रास्ते में इनोरी हारू को चिढ़ाते हुए कहती है, देखा हारू, सब तुम्हारी गलती है। तुम तो चाहती थी कि सेनपाई तुम्हारे साथ भी वैसे ही घुल मिल कर बात करें जैसे वो मेरे साथ करते हैं, है ना? तुम तो इसे एक भाग्य का मिलन, फेडेड रियूनियन मानती हो। हारू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और तभी हमारे सामने हारू का एक बहुत पुराना फ्लैशबैक आता है। मिडिल स्कूल के दिनों में जब कुछ आवारा लड़के हारू को घेर कर परेशान कर रहे थे, तब इसी सीधे साधे इजुमी ने बीच में कूदकर हारू को उन गुंडों से बचाया था। भले ही उस चक्कर में इजुमी की खुद बहुत पिटाई हुई थी। तभी से हारू इस मोमेंट को अपना फेडेड रियूनियन मानती है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि इजुमी को वो घटना याद भी नहीं है। वे इजुमी सुमीबो कैंडिडेट नो 3 हारुकासुगा हैज अ क्रश फॉर लेस देन 6 मंथ्स। यानी ये गुस्से वाली लिटिल डेविल भी पिछले 6 महीनों से सीक्रेटली इजुमी के प्यार में पागल है। तो दोस्तों, वे लड़कियां तो सालों से अपने दिल की बात छुपाए बैठी थी, लूजिंग हीरोइंस, और वो नई लड़की जिसने आते ही सरेआम इजुमी का हाथ पकड़कर आई लव यू कह दिया। उनके बीच की असली और खतरनाक जंग तो अब शुरू होने वाली है। बेचारा इजुमी तो बीच में फंसकर पसीना पसीना हो चुका है। अब देखना यह है कि हमारी कैंडिडेट नंबर 1 मॉडल अमाने, कैंडिडेट नंबर 2 मंडेतर माकुआ या कैंडिडेट नंबर 3 जूनियर हारू वैसे कौन इस नए ट्रांसफर स्टूडेंट को धूल चटाकर इजुमी का दिल वापस जीत पाती है।